एक लड़की जिसकी उम्र है लगभग 19 वर्ष, वह प्रतिदिन सुबह स्कूल जाया करती है। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल के लिए निकलती है तो देर शाम तक घर वापस नहीं आती है। यह सोचने वाली बात है कि उसके माता पिता पर आखिर क्या गुजरी होगी। माता पिता हर जगह पता करने के बाद थाने में भी जाते हैं, वहाँ पर भी उनकी नहीं सुनी जाती है। फिर 38 दिनों बाद एक ऐसा हकीकत सामने आता है जो सबको चौंका देता है। अमूमन यह कहानी सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप दिख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है चंडीगढ़ केंद्रीकृत प्रदेश की। चंडीगढ़ का एक शहर पड़ता है पंचकूला और इसी पंचकूला का एक थाना पड़ता है मनसा देवी। बात कर रहा हूं मैं 27 अप्रैल की सुबह के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल इसी मनसा देवी थाने के अंतर्गत सेक्टर 5 में मजदूरों ने कुछ झुग्गियां बना रखी है। इन्हीं झुग्गियों की कुछ महिलाएं सुबह सुबह जब जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि जंगल में आग जल रहा है। आग के नजदीक जब वह जाती हैं तो वहां का नजारा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और चिल्लाते हुए वहां से भागते हुए वापस फिर से झुग्गी में आती है और आकर के लोगों से बताती है दरअसल जंगल में एक मानव शरीर जल रहा है। झुग्गी के लोगों को जब यह मालूम चलता है तो धीरे धीरे लोग जंगल में इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही इस मानव शरीर को देखते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देता है। सूचना मिलते ही दलबल के साथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक वह लगभग पूरी तरीके से जल चुका होता है। पुलिस चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली एक महिला है। पुलिस जब घटना स्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को एक बोरी बरामद होती है। साथ ही साथ वहां पर एक दोपहिया वाहन के आते जाते हुए टायर के निशान भी दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता है। पुलिस सबसे पहले 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अज्ञात लोगों के विरुद्ध 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब यह हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए पुलिस पहचान के लिए इलाके के तमाम थानों में उसकी फोटो को सर्कुलेट करती है और साथ ही अगले दिन अखबारों में भी छपवा देती है। उसके फोटो को गली मोहल्ले में भी चिपकवाती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 29 अप्रैल को एक व्यक्ति रोते बिलखते हुए थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम ललन है और मैं इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला हूं। दरअसल अखबार में जिस महिला का फोटो छपा हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी गुरप्रीत है। ललन जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उससे कहती है कि पहले देख लो, क्योंकि लगभग पूरी तरीके से जल चुका है। पुलिस जब ललन और उसकी पत्नी को दिखाते हैं तो पति पत्नी देखकर ही पहचान कर लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, यह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी गुरप्रीत है। आखिरकार गुरप्रीत की शिनाख्त हो जाती है, लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि गुरप्रीत के शरीर पर किसी तेज वस्तु से कई बार वार ही नहीं किया गया था, बल्कि वह 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। पुलिस जब इस बारे में ललन से पूछताछ करती है तो क्या तुम्हें किसी पर शक है? इस पर ललन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी बेटी का प्रेमी सुरेंद्र है, उसी ने ये सब किया होगा। सुरेंद्र जो इसी इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। ललन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी और सुरेंद्र एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन सुरेंद्र मेरी जाति बिरादरी का नहीं था। मैंने अपनी बेटी को काफ़ी समझाया था, लेकिन वह मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन 23 मार्च को सुबह सुबह जब अपने स्कूल के लिए निकली, उसके बाद से 2 दिनों तक घर ही वापस नहीं आई। हालांकि 2 दिन तक जब वह घर वापस नहीं आई, हमने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी गुरप्रीत सुरेंद्र के साथ कई बार घर से भाग चुकी थी। लेकिन जब भी वो घर से बाहर जाती तो 2 दिन के अंदर ही घर वापस आ जाती थी। पर इस बार जब 2 दिनों के बाद भी जब वो घर वापस नहीं आई तो हमने अपने रिश्तेदारों में हर जगह पर पूछताछ किया। बावजूद इसके
गुरप्रीत का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं थाने में जाकर उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया। ललन जब यह सारी बातें पुलिस वालों से बताता है तो पुलिस ललन के ही तहरीर पर सुरेंद्र पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र भी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस जब सुरेंद्र के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अगले दिन 30 अप्रैल को पुलिस वालों को जोरदार का झटका लगता है। दरअसल 30 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे के आसपास अचानक गुरप्रीत थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब गुरप्रीत को देखती है, देखकर पुलिस एकदम से चौंक जाती है। गुरप्रीत पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैंने यह खबर अखबार में पढ़ा है। जैसे ही मुझे मालूम चला है पुलिस मेरी मृत्यु की खबर छाप रही है और सुरेंद्र को परेशान कर रही है, इसलिए मैं खुद थाने में आ गई। गुरप्रीत जब यह सारी बातें पुलिस वालों से बताती है तो इससे सुनने के बाद पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वह मरने वाली महिला कौन थी। इसलिए पुलिस अब गुरप्रीत के माता पिता को फिर से थाने में बुलाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इस पर ललन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जब मैंने उसका नाक और हाथ देख करके मुझे ऐसा लगा यह मेरी ही बेटी है। ललन इतनी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ कर चल देता है। ललन तो वहां से चला जाता है। यह केस पुलिस वालों के लिए काफी चैलेंज हो जाता है। आखिरकार पुलिस अब इस महिला के बारे में पता लगाने के लिए फिर से इस केस की नए सिरे से छानबीन करना शुरू करती है। आखिरकार 3 मई को पुलिस वालों को उस महिला के बारे में मालूम चल जाता है। दरअसल उस महिला का नाम होता है आरती। आरती जो सूरजपुर की रहने वाली है। इसके पिता का नाम है ऋषिपाल। पुलिस जब ऋषिपाल के घर पे पहुंचती है और आरती के बारे में पूछताछ करती है तो ऋषिपाल कहता है कि साहब, मेरी बेटी 26 अप्रैल को शाम के वक्त घर से निकली थी, उसके बाद से वापस नहीं आई। पुलिस ऋषिपाल से पूछताछ करती है कि तुमने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया। इस पर ऋषिपाल कहता है कि साहब, मैंने अपनी तमाम कोशिश कर लिया, लेकिन इसके बावजूद आरती के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। आरती शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक 11 साल के बेटे की माँ भी थी। पिछले 4 सालों से आरती अपने माता पिता और भाइयों के साथ ही रहती है। दरअसल आरती के अपने पति से नहीं बनता है, इसलिए करीब 4 साल पहले अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता के ही साथ रहती थी। ऋषिपाल जब यह सारी बातें पुलिस वालों से बताता है, पुलिस अब आरती का मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स को जब वो चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर ऐसा है जिस पर आरती पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी आनंद नाम के नाम से रजिस्टर्ड है। आनंद, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। पुलिस जब आनंद के मोबाइल का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि 26 अप्रैल को आनंद के मोबाइल का लोकेशन वहीं पर दिखाता है जहां पर आरती का शव मिला था। पुलिस को जैसे ही इस प्रकार का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब 3 मई को आनंद के घर पे पहुंच जाती है और वहां से आनंद को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। आनंद से आरती के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आनंद अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन आनंद जब पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आरती के पिता भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 9 महीने पहले। आनंद जो बिल्कुल आरती के जैसा ही है, यानी कि आनंद भी शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए आनंद भी अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेले ही रहता है। करीब 9 महीने पहले एक दिन आरती अपने भाभी के साथ मार्केट के एक शोरूम में जाती है कपड़े खरीदने के लिए, और खरीदने के ही दौरान दुकान पर आरती की मुलाकात आनंद से होती है। आनंद जो उसी कपड़े की दुकान में काम करता है। पहली बार आनंद और आरती की जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद कर लेते हैं और उसके बाद से अपना अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद से फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते जब दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताते हैं, सुनाते हैं, तो मालूम चलता है कि दोनों ही एक ही राह के राहगीर हैं, जिसकी वजह से आनंद और आरती एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इतना करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद से अक्सर घर के बाहर मुलाकात भी करते हैं और संबंध भी बनता है। लेकिन जैसे ही आरती और आनंद के बीच में प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी मालूम
चल जाता है। लेकिन इसके बावजूद दोनों के परिवार वाले इसका विरोध नहीं करते हैं। इसलिए अब आनंद आरती को अपने घर पर भी बुलाने लगता है और धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो आरती और आनंद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब आरती आनंद से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी इस बीच आरती प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि जब आरती प्रेग्नेंट होती है तो वह बेहद खुश हो जाती है और यह खुशखबरी आनंद को देती है। लेकिन आनंद को जब यह मालूम चलता है कि आरती प्रेग्नेंट हो चुकी है तो यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरती अब आनंद से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। शादी की जब बात वह आनंद से कहती है तो आनंद उसे समझाते हुए कहता है कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। जैसे ही थोड़े दिन का और वक्त गुजर जाता है तो आरती फिर से आनंद से शादी करने के लिए बात कहती है। अब आनंद शादी करने से साफ साफ इनकार करने लगता है। दरअसल आनंद आरती से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। इधर आरती को जब एहसास होने लगता है कि आनंद उससे शादी नहीं करना चाहता है, अब आनंद के ऊपर वह दबाव डालना शुरू कर देती है। जब दबाव डालना शुरू करती है तो आनंद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि एक दिन आरती को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा ही है, तुम्हारा और भी न जाने कितने लोगों के साथ संबंध चल रहा होगा। जैसे ही इस तरह की बातें सुनती है वह सुनकर आरती एकदम से गुस्से में आ जाती है। उसके बाद से आनंद से बातचीत करना भी वह बंद कर देती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 5 महीने का समय गुजरता है, जिस वजह से आरती का बच्चा लगभग 5 महीने का हो जाता है और उसके शरीर में भी बदलाव दिखने अब शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से आरती काफी चिंतित हो जाती है और फिर से आनंद के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। इस कदर से दबाव डालती है कि आनंद भी अब समझ नहीं पाता है कि आखिर आरती से वो कैसे पीछा छुड़ाए। इसलिए अब आनंद आरती को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का षड्यंत्र रचता है और इसी षड्यंत्र के तहत 26 अप्रैल को शाम के वक्त आरती को अपने घर पर बुलाता है। शाम के वक्त आरती जब आनंद के घर पर पहुंचती है, उस वक्त आनंद का छोटा भाई आजाद पर घर पर ही मौजूद होता है। जब आरती घर पर पहुंचती है, आनंद आरती को काफी समझाने का कोशिश करता है, लेकिन आरती कहती है कि अब यह नहीं हो सकता, क्योंकि अब बेहतर यही होगा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। आनंद जब अपनी तमाम कोशिशें कर लेता है, आरती जब उसकी बात नहीं मानती है तो आनंद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने ही घर में आरती की जमकर पिटाई करना शुरू कर देता है। इस तरीके से वो पिटाई करता है कि आखिरकार आरती बेहोश हो जाती है। आरती जैसे ही बेहोश हो जाती है, उसके बाद से आनंद अपने भाई के साथ मिलकर आरती को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता है। आरती की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से दोनों भाई मिलकर आरती को ठिकाने लगाने के लिए एक बोरी में पैक कर देते हैं और रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास आरती को उसी के स्कूटी पर लादकर अपने इलाके से निकल पड़ते हैं और सीधे मनसा देवी के जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पर सुनसान जगह मिलती है, दोनों मिलकर बोरी को जंगल में ही फेंक देते हैं। फिर आरती की स्कूटी लेकर नजदीकी पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। टंकी फुल कराने के बाद से फिर से जंगल में आते हैं और स्कूटी की टंकी से कुछ पेट्रोल निकालते हैं। उसी पेट्रोल को बोरी पर छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से दोनों अपने घर चले जाते हैं। वाकई में आनंद जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो आनंद के तहरीर पर ही भाई आजाद को भी गिरफ्तार करके कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार कर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय क्या रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।